मैंने अपनी पत्नी को दूध में जहर डाल कर दिया और कहा कि इसे पी लो। मुझे अपनी पत्नी से बहुत नफरत थी, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे घर वालों की पसंद थी। मैंने उससे जान छुड़ाने के लिए दूध वाले गिलास में जहर डालकर अपने दोस्तों के पास चला गया। अब मैं उसकी मौत की खबर सुनने के लिए बेचैन था कि तभी अचानक मेरी माँ का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि बेटा, बहू की आखिरी सांसें चल रही हैं, तुम जल्दी से घर आ जाओ, वो तुम्हें कुछ बताना चाहती है। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मरते हुए मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरी रूह कांप गई। आज मेरी शादी को तीसरा दिन था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे उजड़ने का ये तीसरा दिन हो। मुझे शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे एक एक लम्हा घुटन दे रहा था और तकलीफ से निकलने के लिए मैं शहर वापस जाने के लिए सुबह सवेरे ही उठ गया था। मेरे बाप ने अपने मरते हुए दोस्त से वादा किया था कि वो उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे, और आज उन्होंने अपना ये वादा पूरा कर दिया था अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी से मेरी शादी करके। मेरी पत्नी उम्र में मुझसे 3 साल बड़ी थी और गहरे सांवले रंग की थी, ऊपर से बिल्कुल गवार थी। मैंने गुस्से में सामान बांधना शुरू कर दिया तो वो मेरे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि इतनी जल्दी वापस न जाएं। मेरी पत्नी मुझे एक आंख नहीं भाती थी, मुझे उसका बोलना भी जहर लग रहा था। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने से कहीं चली जाए, जिससे कि मुझे उसका चेहरा नहीं देखना पड़े। ये तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो बहू बनकर मेरे घर आ चुकी थी, तो वो ये घर छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन कम से कम मैं तो इस घर को और उसे छोड़कर शहर जा सकता था, क्योंकि मैं शहर में काम करता था। मैंने अपने पापा के कहने पर जहर का ये कड़वा घूंट भर लिया था, मगर मैंने अपनी नई नवेली दुल्हन निहारिका से कोई समझौता नहीं किया था और उसे साफ साफ कह दिया था कि इतनी जल्दी वापस शहर जाने का मेरा भी इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी शक्ल अब और ज़्यादा नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारी ये काली सी शक्ल मुझे डराती है। मैंने महसूस किया कि मेरी बात सुनकर वो एकदम से मुरझा गई थी। फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। निहारिका की बात पर मैं उसका मुंह ताकता रह गया। मुझे मन ही मन हंसी आ गई थी। काली कलूटी लड़की मुझ जैसे स्मार्ट लड़के के साथ रहने के सपने देख रही थी। लेकिन खैर, इसमें निहारिका की भी कोई गलती नहीं थी। ये सपना शायद मेरी वजह से ही वो देख रही थी, क्योंकि मैं भावनाओं में बह गया था और सुहागरात मैं निहारिका के साथ मना चुका था। मर्द था और खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, और यही मेरी गलती हुई थी। निहारिका की मुझसे उम्मीदें बंध गई थीं, लेकिन अब मैं आगे और निहारिका को नहीं झेल सकता था। पापा को जब पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ, तो वो भी मुझे रोकने के लिए आ गए। उनके सामने मैं सर झुकाकर खड़ा हुआ था और वो मुझे समझा रहे थे कि अभी तुम्हारी शादी को 2 ही दिन हुए हैं और तुम अभी से बहू को छोड़कर जा रहे हो। मैं पापा की बातें सर झुकाए सुन रहा था, क्योंकि मैं उनका बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। मेरे पापा मेरी बहुत तारीफ करते थे, क्योंकि मैं उनकी सारी बातें मानता था, और मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे पापा का दिल दुखे। मैंने पापा से काम का बहाना बनाकर उनसे आज्ञा मांगी, और फिर मजबूरन पापा ने मुझे शहर जाने की आज्ञा दे दी। उन्हें अपने मेहनती बेटे पर गर्व होने लगा। मैं जब घर से निकला तो निहारिका किचन में काम कर रही थी। मैं उसे बताए बगैर ही घर से निकल आया और खुले माहौल में सांस ली। हकीकत तो ये थी कि गांव के माहौल में मेरा दम घुटता था। मुझे तो शहर की रंगीनियाँ अच्छी लगती थीं। चाहता तो मैं अपने पापा की ज़मीनों पर भी काम कर सकता था, लेकिन मुझे गांव में रहकर गांव में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, और मैंने जैसे तैसे करके शहर में काम तलाश कर लिया था और वहीं रहने लगा था। गांव तो बस नाम के लिए आता था। जैसे ही मैं बस अड्डे पर पहुंचा, मेरी महंगी कार के पास बॉडीगार्ड आ पहुंचे थे। मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती थी। अगर मेरे पापा को ये पता चल जाता कि उनका लाडला इकलौता बेटा क्या काम करता है, तो वो बेचारे तो भगवान को ही प्यारे हो जाएंगे। जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है, तो मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं थी। पुराने ख्याल वाली हर चमक दमक से दूर पत्नी मुझे चाहिए भी नहीं थी। यहाँ शहर में एक से बढ़कर एक हसीन और दिलफरेब अदाओं वाली लड़कियाँ मेरी दोस्त थीं। तभी तो मुझे गांव की वो सांवली और अनपढ़ लड़की एक आंख नहीं भाई थी। शहर में मेरा एक नाम था, एक पहचान थी। बड़े बड़े स्मगलर्स मेरे आगे पानी भरते थे। मेरे इलाके की तरफ कोई स्मगलर तो क्या, पुलिस भी आंख उठाकर नहीं देख सकती थी। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। मैं शहर का एक जाना पहचाना और बहुत बड़ा स्मगलर था। निहारिका को भुलाकर मैं अपने काम में बिजी हो चुका था। एक दिन की बात है, जब मैं भेष बदलकर कॉलेज की बस में सवार होकर अपना शिकार ढूंढ रहा था। कॉलेज की कच्ची उम्र की लड़कियों और लड़कों को मैं अपने काम के लिए फंसाने आया था। इस उम्र में हर एक की चाहत होती है कि वो आगे बढ़कर खूब पैसे कमाएं और अपने माता पिता का सहारा बने।
मैं लड़के लड़कियों को अच्छे खासे पैसे ऑफर करता तो बहुत से नौजवान मेरे चेले बनकर मेरे बनाए दलदल में फंस गए थे। मैं बस में सवार था जब एक लड़की मेरी सीट के पास आकर खड़ी हो गई। वो हर चीज से बेपरवाह, अच्छी खासी अकड़ वाली लड़की थी। उसका बैग भी काफी पुराना सा था, उसके जूते भी फटे पुराने से थे। उस लड़की का हुलिया उसकी गरीबी की दास्तान चीख चीख कर सुना रहा था, लेकिन थी सुंदर। मुझे मेरा नया शिकार मिल चुका था। मुझे मालूम था कि इस जैसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़कियां गरीबी से जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। मैं अपनी सीट से उठा और उससे बोला कि तुम इस सीट पर आकर बैठ जाओ। तो वो गुस्से से भड़क उठी और मुझे घूरने लगी। कहने लगी, क्या है कि मैं तुम जैसे लफंगों को खूब समझती हूँ। लड़कियों से बात करने का नया बहाना चाहिए तुम्हें। बस लड़की को सीट ऑफर कर दो और उससे बातचीत शुरू कर दो। ये तरीका पुराना हो चुका है। मैं तुम जैसे लड़कों के सारे हथकंडे जानती हूँ। मुझे उसकी ये हिम्मत भी अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था कि ये मेरे लिए बहुत ही काम की साबित होगी। मेरे सामने एकदम मेरी डरपोक सी पत्नी का चेहरा घूम गया था और उसका चेहरा याद आते ही मेरा मुंह कड़वा हो गया था। उस दिन के बाद मैं हर रोज बस में सवार होता, उस लड़की से बात करने का कोई न कोई बहाना तलाश करता। मैंने अपने खास लोगों को उसकी जासूसी पर लगा रखा था। अगले ही दिन मुझे उसकी पूरी जानकारी भी मिल चुकी थी। वो बहुत ही गरीब लोग थे, 2 कमरों के मकान में रहते थे। बूढ़े माँ बाप की वो इकलौती बेटी थी। उस लड़की का नाम अंशिका था। अंशिका के कॉलेज का भी मैंने पता लगवा लिया था। मैं कुछ दिन जानबूझकर बस में नहीं बैठा। मुझे सब कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था और मैं अपनी इस हालत से बेखबर था। अगले ही दिन मैं उसके प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा था। उसके प्रिंसिपल को कह दिया था कि अंशिका के पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। प्रिंसिपल का गुस्सा तो मेरे साथ खड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले बॉडीगार्ड को देखकर ही खत्म हो गया था। उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा। नंबर लेकर मैं वहां से उठा, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बार बार उस लड़की को देखने को करने लगा था। अगले कुछ दिन बहुत ही बिजी निकले थे। मैं अंशिका को नहीं देख पाया था, मगर उसका ख्याल बार बार मुझे तंग करता था। और फिर एक दिन अचानक अंशिका के प्रिंसिपल की कॉल आ गई। उसने बताया कि अंशिका की शादी हो रही है। मेरे तो दिल पर घूंसा सा पड़ा था। परसों अंशिका की विदाई भी थी। वो प्रिंसिपल से छुट्टियां मांगने आई थी, तभी उसने फौरन मुझे कॉल करके बता दिया था। मैं गम और गुस्से के अजीब से दोराहे पर खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक मुझ पर यह बात खुली थी कि मैं अंशिका से मोहब्बत कर बैठा हूँ। मुझे अपनी इस हालत पर खूब हंसी आई थी। और फिर उसके फेरों से ठीक पहले मैंने अपने एक भरोसे के आदमी को भिजवाकर अंशिका को उसके घर से उठवा लिया था और उसे अपने फार्म हाउस पर बंद करवा दिया था। मैंने अपने आदमियों को सख्ती से ऑर्डर कर रखे थे कि इस लड़की को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसकी इज्जत की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी और मैं उस पर आंच भी नहीं आने देना चाहता था। मेरा दिल अंशिका को देखने के लिए मचल रहा था, मगर मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोके हुए था। एक दिन और एक रात अपने फार्म हाउस पर रखकर उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया था। वो जैसी मासूम मेरे फार्म हाउस पर आई थी, वैसे ही मासूम और पवित्र अपने घर वापस चली गई थी। मेरी जानकारी में ये बात आ चुकी थी कि अंशिका के मंगेतर ने ये कहकर रिश्ता तोड़ दिया था कि तुम एक दिन और एक रात बाहर रहकर आई हो। मुझे क्या मालूम तुम्हारे साथ क्या हुआ है। क्या पता तुम अपनी मर्जी से ही घर से भागी हो। मैं ऐसे चरित्रहीन लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार जा रहा था। मैं यही तो चाहता था कि अंशिका की शादी टूट जाए। यह भी सुनने में आया था कि उस दिन के बाद से अंशिका बहुत ही उदास रहने लगी थी। वो पूरा पूरा दिन रोती रहती और उसके बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी की हालत देखकर कुढ़ते रहते थे। जो मैं चाहता था वही हो गया था और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई थी कि सबके पीछे किसका हाथ था। सांप भी मर गया था और लाठी भी नहीं टूटी थी। अब मुझे आगे ये करना था कि अंशिका के दिल में अपनी जगह बनानी थी और मैं हर काम बड़ी प्लान के साथ कर रहा था और ये मेरी पुरानी आदत थी। और तभी तो आज तक मुझे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। पुलिस को मुझ पर शक था, मगर वो मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने में नाकाम थी। खैर, मैं अंशिका की गली में जाकर खड़ा हो जाता था। मैंने बड़ी चालाकी से अंशिका के बाप के साथ संबंध बना लिए थे। सीधा साधा आदमी था, उससे बातचीत करना और संबंध बढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। जब अंशिका के पिता से मेरी बातचीत होने लगी थी तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि अंशिका का मंगेतर ही घर के सारे खर्च करता था। घर का चूल्हा उसी लड़के के दम से चल रहा था। अब तो भूखे रहने की नौबत आ गई है। मैंने उसके पिता के घर राशन वगैरह डलवा दिया था। अंशिका के पिता ने बहुत मना किया, मगर मैंने भी कह दिया कि मुझे अपना ही बेटा समझें। और इस तरह अंशिका के पिता से जान पहचान करके अब मैं उसके घर भी पहुंच चुका था। मैं अंशिका के घर पर खूब पैसे लुटा रहा था। अंशिका ने मुझे पहचान लिया था कि मैं वही बस वाला लड़का हूँ
और वो मुझसे बात भी नहीं करती थी। लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। कभी उसके बूढ़े बाप को दवा दिलाने डॉक्टर के पास ले जाता, तो कभी उसके घर कुछ जरूरी सामान लाकर रख देता। और मेरी इन्हीं मेहरबानियों की वजह से अंशिका का दिल मेरी तरफ से धीरे धीरे नरम पड़ने लगा था। एक दिन उसने मुझसे रोकर माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन मैंने कहा कि इंसान को गलतफहमी हो ही जाती है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उस दिन के बाद मैं जब भी उनके घर जाता तो वो मेरे लिए खुद अपने हाथों से चाय बनाकर लाती। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई थी। कभी कभी हम घूमने के लिए बाहर पार्क वगैरह में भी चले जाया करते थे, तो कभी महंगे होटलों में मैं उसे खाना खिला रहा होता था और दुनिया जहान की चीज़ें उसके कदमों में डाल देता। और ऐसा करने पर मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता था, बल्कि मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिलता था। अंशिका की सुंदरता का मैं दीवाना हो चुका था। मेरे द्वारा दिए गए महंगे हुए कपड़े और ज्वेलरी से उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा निखर गई थी। अंशिका का झुकाव भी मेरी ही तरफ था। छुपे शब्दों में मैं उसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका था। और वो दिन तो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, जब मैंने अंशिका के बाप से उसका रिश्ता मांगा था। और अंशिका के बाप को भी इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं था, बल्कि वो तो खुशी से पागल ही हो गए थे। अंशिका ने भी हाँ कर दी थी, मगर न जाने कहाँ से उसको मेरी शादी की खबर हो गई। वो सारा दिन रोती रही थी। उसके आंसू देखकर मेरा तो कलेजा ही फटा जा रहा था। मैंने उसे हर तरह से विश्वास दिलाया कि वो हमारे रास्ते का कांटा नहीं बनेगी, क्योंकि मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं करता। वो गांव की सीधी सादी गंवार लड़की है। वो गांव में रहेगी और हम शहर में रहेंगे। मगर अंशिका किसी भी तरह नहीं मानी। और फिर अंशिका ने शर्त रखी कि जब तक निहारिका को तलाक नहीं दूंगा, वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं निहारिका को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरा बाप मर जाएगा। अंशिका बोली, तो फिर कुछ ऐसा करो कि वो खुद तुम्हें छोड़कर भाग जाए। मुझे उसकी ये बात पसंद आई। मजबूरन मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर दोबारा गांव जाना पड़ा। पापा और निहारिका मेरे आने पर बहुत खुश थे, लेकिन मेरा रवैया निहारिका के साथ बहुत ही कठोर था। बात बात पर मैं उसको जलील करता, उसे ताने देता, मगर वो मेरी किसी भी बात का लौट कर जवाब नहीं देती थी, बस खामोशी से आंसू बहाती रहती। उसकी काली कलूठी शक्ल मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं उसको उसकी काली रंगत के ताने जरूर देता था। उससे कहता कि तुम्हारी काली रंगत ने मेरी किस्मत को भी काला कर दिया है। मैं उसको पकड़कर शीशे के सामने लाकर खड़ा कर देता और उससे पूछता, बताओ तुम्हारा और मेरा कहाँ पर जोड़ मिलता है? तुम काली अंधेरी रात हो और मैं उजला सवेरा। निहारिका की आंखों में आंसू भर आते और वो मुझे बेबसी से देखने लगती। उसके आंसुओं से पल भर के लिए तो मुझ पर कुछ असर होता था, मगर मैं अपने दिल का क्या करता। मैं तो अंशिका के इश्क में पागल हो गया था। मैंने निहारिका के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव शुरू कर दिया था, और अब तो नौबत मारपीट पर भी आ गई थी। मैंने निहारिका पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था। मेरे इतने जुल्मों सितम के बाद भी निहारिका ने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा था। मुझे निहारिका की ढटाई पर बहुत गुस्सा आता था। वो बहुत ही सख्त जान थी। मैं जितना उससे दूर भागता उतना ही वो मुझ पर मरती थी। मेरी जिंदगी में अगर अंशिका न होती तो शायद अब तक मैं निहारिका की अच्छाइयों का दीवाना बन चुका होता। मगर अब जब मैं उसे जान छुड़वाना चाहता था तो उसकी ये हरकतें मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती थीं। मैं जल्द से जल्द अंशिका के पास जाना चाहता था। उसकी मनमोहिनी प्यारी सी सूरत मुझे याद आती थी। गांव आए हुए मुझे 1 महीना हो चुका था और इससे मेरे कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मैं अंशिका के साथ मोबाइल पर बराबर कांटेक्ट में रहता था। उसे समझाता कि थोड़ा सा सब्र करो। मैं अंशिका को सारे हालात बताता रहता था। ये भी बताता कि निहारिका किसी भी तरह मुझसे रिश्ता ख़त्म नहीं करेगी। वो तो मेरी मारपीट ताने सब सहती रहती है। और फिर अंशिका ने मुझे एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। अंशिका ने मुझसे कहा कि तुम अपनी पत्नी को जहर दे दो। एक पल के लिए मेरा दिल डूब गया था, मगर इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मैं अंशिका को जल्द ही खुशखबरी सुनाने का कहकर कॉल बंद कर चुका था। शाम हो चुकी थी। मैंने निहारिका को घर में ढूंढा, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं छत पर गया तो वो उधर ही बैठी हुई थी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उस समय मैंने उसे बड़े प्यार से बात की थी। कहा, क्या हुआ है निहारिका? मेरे पूछने पर वो बस हल्के से मुस्कुरा दी, मगर अपने होंठों पर कोई शिकवा नहीं लाई। मैंने कहा, निहारिका, मैं बहुत बुरा हूं ना? मेरे शब्दों में बनावटी मोहब्बत भरी हुई थी और मेरी इस मोहब्बत पर वो तड़प कर रह गई थी। कहने लगी, बुरी तो मैं हूँ। पहले आपकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। अब जब भी आपकी तरफ देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है कि कैसे आप जैसे खूबसूरत स्मार्ट लड़के को मुझ जैसी बदसूरत पत्नी मिली है। आप कहाँ बुरे हैं, बुरी तो मैं हूँ। उसकी बातें मुझे एहसास दिला रही थीं कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ।
मगर वो कहते हैं ना कि जिसकी सूरत काली होती है उसका दिल बहुत ही साफ होता है। निहारिका भी दिल की बहुत साफ लड़की थी। मैंने निहारिका के आंसू पोंछकर उसकी पसंदीदा चीज के बारे में पूछा तो उसने बादाम शेक का नाम लिया। मैं मुस्कुरा दिया था। एक पल को मेरा दिल चाहा कि समय ठहर जाए और मुझे इस मासूम सी लड़की की जान न लेनी पड़े, मगर फिर अंशिका का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैं अंशिका के बिना नहीं रह सकता था और अंशिका को पाने के लिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। मैं कुछ देर उसके पास बैठने के बाद बाहर उठकर आ गया। मैं बाहर जूस कॉर्नर पर आ गया। वहां से मैंने निहारिका के लिए एक बादाम शेक पैक करवाया और फिर दूसरी दुकान पर चला आया। वहां से मैंने खेतों में डालने वाली जहरीली स्प्रे दूध पर छिड़क दी। ऐसा करते समय मेरे हाथ थर थर कांप रहे थे। मैं पसीने से भीग चुका था, मगर उस दिन शैतान ने मेरी एक न चलने दी। वो मुझ पर बुरी तरह हावी हो चुका था। मैं घर की तरफ चल दिया। मेरे अंदर हर तरह के एहसास खत्म हो चुके थे। मैंने झूठी मोहब्बत जताकर वो बादाम शेक निहारिका के सामने रखा और कहा कि इसे पी लो। मेरे सामने ही उसने दूध का गिलास पी लिया। जब मुझे विश्वास हो गया कि इतना जहरीला दूध पीने से वो मर जाएगी तो मैं भी उठ गया। मेरा सामान तो पहले से ही पैक था। मैंने निहारिका को बाय बोला और खुशी खुशी शहर की तरफ निकल पड़ा। मैं बहुत ही रिलैक्स था कि मेरी खुशियों के बीच जो सबसे बड़ा कांटा था वो अब निकल जाएगा। मगर न जाने क्यों मैं जैसे जैसे शहर की तरफ बढ़ रहा था मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने अंशिका को कॉल करके अपने आने के बारे में बता दिया था, लेकिन उसके घर पहुंचकर मैं उसे सरप्राइज देने के बारे में सोच रहा था। दरवाजे की चाबी मेरे पास मौजूद थी क्योंकि ये फ्लैट मैंने ही निहारिका को खरीद कर दिया था। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला और उसके घर में दाखिल हो गया। लेकिन ये क्या, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। घर में ऐसी खामोशी थी जैसे शमशान घाट हो। तभी मैंने अंशिका को देखा। वो एक कमरे से निकली थी, सजी सबरी सी, बहुत ही सुंदर लग रही थी और अंशिका के हाथ में मिठाई की प्लेट भी थी। खुशी उसके चेहरे से टपकी पड़ रही थी। अंशिका कहने लगी, आज हमारे रास्ते से हर तरह का कांटा निकल चुका है। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। ये मिठाई खाओ और जश्न मनाओ। अंशिका की ये खुशी देखकर मैं एकदम से बौखला गया था। जब से मैंने उसे फ़ोन किया था कि मैं निहारिका को जहर वाला दूध दे चुका हूँ, तभी से वो तैयारियों में लगी हुई थी और खुशियाँ मना रही थी। वो मेरी तरफ मिठाई की प्लेट बढ़ाने लगी, कहने लगी कि मुंह तो मीठा करो। पता नहीं क्यों मुझे मिठाई देकर अजीब सा डर महसूस हो रहा था, मगर अंशिका के बार बार कहने पर मैंने एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। वो मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। जब उसे काफ़ी देर हो गई और वो न लौटी तो मैं भी उसके पीछे चला गया। मैंने दरवाजे के अंदर से झांका तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। कमरे के अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। अंशिका उस लड़के के पास बैठी हुई कह रही थी, ब्रजेश जी आप तो चिंता ही ना करें, मैंने मुकुल का पक्का इंतजाम कर दिया है। मिठाई में जहर डालकर उसको खिला दिया है और आज अपना बदला भी मैंने उससे ले लिया है। वो क्या समझता था कि मुझे खबर नहीं होगी कि मेरा मुजरिम कौन था। मुझे किसने अगवा किया था? मेरा मुजरिम मुकुल ही था। वो तो भगवान की कृपा है ब्रजेश जी कि तुमने मेरे साथ मंगनी तोड़ने का फैसला वापस ले लिया। मोहब्बत तो मैं सिर्फ आपसे ही करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। अंशिका की बातें सुनकर मुझ में वहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। मैं दबे पाँव वहाँ से निकल आया था और तभी अचानक मेरे घर से कॉल आई। मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी की आखिरी सांसें चल रही हैं और वो तुम्हें बुला रही है। मेरे तो कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल चुकी थी। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जहर तो मुझे भी दिया गया था, मेरी हालत भी ख़राब हो रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी हालत की परवाह नहीं थी। मैं जल्दी से गांव पहुंचा। उसके चेहरे पर मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे घर पहुंचते ही मेरी पत्नी ने मुझे मुस्कुराकर देखा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरी रूह कांप उठी थी और फिर अचानक ही वो मेरे पैर पकड़कर बोली, आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने आज ही आपकी। मैं घबरा गया। क्या हुआ निहारिका? उसने रोकर कहा कि मैंने आपकी अलमारी तलाश की थी। मुझे आपके गलत काम के बारे में सब सबूत मिल चुके हैं। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान और परेशान खड़ा था। मेरे पैर कांपने लगे थे। जहर अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। वो कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या ना करूं। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी, लेकिन मैं आपको भगवान के कहर से बचाना चाहती थी। इसीलिए मैं आपको इस गलत काम के दलदल से निकालना चाहती हूँ और आपको इस दलदल से निकालने के लिए बस मेरे पास एक ही रास्ता था कि आपको पुलिस के हवाले कर दूं। मैंने आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस से किसी भी पल यहाँ पहुँच सकती है और आपको गिरफ्तार कर सकती है। निहारिका की कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लग रही थी। इतना कहते ही निहारिका एकदम जमीन पर गिर पड़ी थी। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। जल्दी से उसे लेकर डॉक्टर के पास गया,
निहारिका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके लिए डॉक्टर ने 24 घंटे खतरनाक बताए थे। मैं रो रो कर निहारिका की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था और फिर मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने आसपास डॉक्टरों की भीड़ देखी थी और सबसे पहले मैंने निहारिका के बारे में पूछा था। भगवान की कृपा हुई थी और निहारिका बच गई थी। जब मेरी तबीयत कुछ संभली तो मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। जेल में मैं दिन रात भगवान से रो रो कर अपने पापों की माफ़ी मांगता था। मुझे 5 साल की सज़ा हुई थी। 5 साल के बाद मुझे जेल से रिहाई मिली और जब अपने जुर्म की सज़ा भुगत कर मैं वापस अपने घर जा रहा था तो मेरा दिल अनजाने बसबसों से दहल रहा था कि न जाने निहारिका मुझे माफ़ भी करेगी कि नहीं। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को भी नहीं दी थी। चुपचाप घर पहुंच गया था और बाहर दरवाजे पर ही रुक गया था। घर से निहारिका की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आ रही थी। वो कह रही थी, मेरे बच्चों, तुम्हारे पापा बहुत ही बहादुर हैं। कभी भी अपने पापा को किसी से कम मत समझना। देखना, जब तुम्हारे पापा आएंगे तो तुम्हें ढेर सारा प्यार करेंगे और तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों की खातिर ही तुम्हारे पापा तुमसे दूर गए हैं। और मेरे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, नफरत पापी से नहीं, पाप से करना चाहिए। मुझे अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं भागता हुआ घर में दाखिल हो गया। मेरे 5 साल के जुड़वा बेटे अपनी माँ के पास बैठे हुए थे और मैं उन दोनों के सामने ही निहारिका के कदमों में बैठ गया था और उससे रो रो कर अपने पापों की माफ़ी मांगी थी। निहारिका ने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं अपने बच्चों से लिपट गया था। मेरे बच्चे भी प्यार से मुझसे लिपट गए थे। निहारिका ने बच्चों को बहुत ही अच्छी परवरिश दी थी। मेरे लिए उसने बच्चों के दिल में सिर्फ प्यार और सम्मान ही भरा था, गुस्सा और नफरत नहीं भरी थी। ये सब निहारिका की अच्छी परवरिश का फल था। और फिर उसी पल मुझे निहारिका से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। उसकी सांवली रंगत मुझे चांदनी जैसी उजली मालूम हो रही थी। उन तीनों से मिलकर मैं अपने पापा और माँ के कमरे की तरफ बढ़ा था। पापा के कदमों में बैठकर मुझे उनका धन्यवाद करना था कि उन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी हमसफ़र ढूंढी थी। लोग सच कहते हैं कि बड़ों की बात मानकर इंसान कभी निराश नहीं होता, बल्कि बड़ों के आशीर्वाद से जीवन में खुशियों के रंग भर जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको क्या लगता है? निहारिका ने मुकुल को माफ़ करके अच्छा किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।